नमस्कार दोस्तों। आज हम एडियो प्रिपरेशन का पहले यूनिट का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं। जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। तो पहले जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी होती क्या है? ये वो सारे टूल्स, टेक्निक और सॉफ्टवेयर हैं जो डाटा को कलेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसका एक विजुअल डाटा जो हमारे देते हैं, जिससे कि हम उस लोकेशन का, उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। और जो मॉडर्न मैपिंग है उसमें जो अर्थ ऑब्जर्वेशन है या स्पेटियल एनालिसिस है, वो कार्टोग्राफी, जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग से उसको हम जान सकते हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि स्पेटियल पैटर्न्स कैसे हैं ज़मीन के ऊपर, उसके इंट्रैक्शंस कैसी हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, इवन पॉलिसीज जो चल रहे हैं डिसीजन मेकिंग के, उनके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, इन्वायरमेंट में क्या चेंज हुए, डिजास्टर्स कब आने वाले हैं, कैसे, कितना समय लगेगा, गवर्नेंस और डिफेंस, इनमें आजकल जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी का यूज़ है। और जो जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी है या रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस इसके मेन कंपोनेंट है। जैसे ये रिमोट सेंसिंग है, यहाँ से डाटा लेता है, डाटा स्टोर होता है, उसको एनालाइज होता है, एनालाइज होकर डिसीजन मिलता है। जैसे ये एग्रीकल्चर का या फॉरेस्ट एरिया है, ये ग्रीनरी में इससे हमें पता चलता है कि इतना फॉरेस्ट एरिया था, इतना रह गया और आने वाले समय में कितना होगा। तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें उस पोजीशन की दे देती है। उसके बाद है कि क्या इंटीग्रेशन हो सकता है जीआईएस का मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ? बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, ये प्रिडिक्टिव मॉडल बताते हैं लैंड यूज का, कि कितना चेंज हुआ समय के साथ साथ, क्या क्या क्लाइमेटिक पैटर्न हुए, उसके साथ साथ क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज हुए, अर्बन ग्रोथ हुई, डिक्रीज हुई, बढ़ी, इंडस्ट्री आई, फॉरेस्ट कटे, ये सब पता चल जाता है इससे। इमेज की क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होती है सैटेलाइट से। ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ फीचर्स जैसे रोड, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट पैचेज, इन सब का आकलन इससे आसानी से किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंकिंग का फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारे जीपीएस जैसे रियल टाइम हमारे जो सेंसर है, वो हमें समय समय पर होने वाले या रियल टाइम जो चेंज हो रहे हैं उनके बारे में हमें अवगत करा सकते हैं। इनकी एप्लीकेशन कहाँ होती है? स्मार्ट सिटीज़ में, ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, पोल्यूशन के ट्रैकिंग में, डिजास्टर अलर्ट में। और जो बिग डाटा है उसको एनालाइज किया जा सकता है, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को आप जियोस्पेटियल डाटाबेस के साथ आसानी से समझ सकते हो, वो भी दूर बैठे हुए। तो हाई रेजोल्यूशन मैपिंग होती है और फास्टर डिसीजन लिए जा सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसे कैसे इनका निदान पॉसिबल है। और जो पहले जो हमने डिसीजन लिए थे उनके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, रियल टाइम हमें उसका पता चल जाता है। कंपोनेंट है इसके रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब बहुत दूर, यानी विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के हमें ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, चाहे वो सैटेलाइट से करे, ड्रोन से करे या एयरक्राफ्ट से करे। ये यूज़ करती है विजुअल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स को, इंक्लूडिंग रेडार और लिडार। इसका जो एप्लीकेशन है वो मॉनिटरिंग, डिफॉरेस्टेशन, क्रॉप हेल्थ एनालिसिस, मिनरल एक्सप्लोरेशन, आइस कैप, ओशन मॉनिटरिंग और ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं उनकी जानकारी से ली जा सकती है। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो डाटा रिमोट सेंसिंग से लिया उसको कैप्चर करने के बाद ऑर्गेनाइज, एनालाइज, विजुअलाइज करके हमें वो लेयर मैप देती है, जिससे हम स्पेटियल मॉडल का 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे हमें उस जगह की सटीक जानकारी मिल जाती है। और इसकी हम जो एप्लीकेशन है वो कंजर्वेशन टेक्निक्स में कर सकते हैं, क्राइम की मैपिंग में कर सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट में, हेल्थ सर्विलेंस में, बिजनेस एनालिसिस में कर सकते हैं। फिर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो रियल टाइम लोकेशन देता है अलोंग विद द वेलोसिटी ऑफ टाइम। और ये इसके लिए ज़रूरी है कि 3-4 सैटेलाइट का सिग्नल हमारे पास हो। जैसे हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगर ग्रीन रोड है इसका मतलब बिल्कुल ट्रैफिक कम है, अगर येलो है तो हमें वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है, और रेड है तो बहुत ट्रैफिक जैम मिलेगा। तो हमें वो रियल टाइम लोकेशन की रियल टाइम जानकारी इससे मिल जाती है। तो हमें ये पता चल जाता है उस चीज़ से हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है या उससे कैसे बचा जा सकता है। उसके बाद है क्लाइमेटिक एप्लीकेशंस जो होती हैं इसकी। तो पहला क्लाइमेटिक चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे अर्ली वार्निंग मिल सकती है हमें,
आसानी से साइक्लोन्स की, फ्लड की, रियल टाइम डिजास्टर की मैपिंग करके हम डैमेज का असेस कर सकते हैं, उसको इवेलुएट कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और जो ग्लेशियल मेल्ट है उसका पता लग सकता है। सी लेवल राइज का, ड्रॉट मॉनिटरिंग का पता चल सकता है। अर्थ की ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वेजिटेशन की ग्रोथ है, फॉरेस्ट एरिया कितना हुआ, वाटर की क्वालिटी कैसी है, सॉइल मॉइस्चर कितना है, लैंड सरफेस का टेम्परेचर कैसा है, ओशन की सैलिनिटी कैसी है और कोस्टल से इरोजन कितना हो रहा है। तो ये हम अर्थ के ऑब्जर्वेशन बेस का ले सकते हैं। तो जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी इसके बहुत यूज़ हैं। हेल्थ केयर जैसे मैपिंग कर सकते हैं, डिजीज़ का आउटब्रेक कहाँ कहाँ हुआ, जैसे कोविड-19 का एग्जांपल है इसका। हाई रिस्क जोन बना सकते हैं, प्लानिंग ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव कर सकते हैं, सपोर्टिंग माइग्रेशन पॉपुलेशन कर सकते हैं, किस साइड ज़्यादा जा रही है तो हमें क्या करना चाहिए। लैंड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, विलेज की मैपिंग कर सकते हैं, लैंड का रिकॉर्ड है विलेज का, अर्बन का, उनका रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। स्वामित्व से कार्बन का स्टॉक का एस्टिमेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट की जो फायर उसका डिटेक्शन कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग इनक्रोचमेंट है और इलीगल जो लॉगिंग है उसका पता लगा सकते हैं। सोसाइटी में इसकी एप्लीकेशन के एजुकेशन की प्लानिंग, पॉवर्टी मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सर्विस डिलीवरी है, इसमें इसकी एप्लीकेशन लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में है, मेट्रोलॉजी में है, जिसमें हम वेदर की शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग से पता चल जाता है हमें इस सीजन में इस समय क्या क्या करना है। स्टॉर्म की प्रेडिक्शन हो सकती है, मानसून का एनालिसिस हो सकता है, एग्रीकल्चर में प्रिसीजन फार्मिंग, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी मैपिंग, इरिगेशन प्लानिंग, पेस्ट डिजीजिंग वार्निंग सिस्टम। इकोलॉजी में इवन जो वाइल्ड लाइफ है उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, हैबिटेट की मॉडलिंग कर सकते हैं, इकोलॉजिकल जो रिस्क है उसको मैनेज कर सकते हैं। मार्केट और इंश्योरेंस में भी हम इस जो जियोस्पेटियल एप्लीकेशंस हैं इनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी इंडिया की बात करें तो करंट सिनारियो में लगभग जो 2021 में इसका लगभग 39,000 करोड़ का बिजनेस था और 4.7 लाख जो लोग हैं इसमें लगे हुए थे। लेकिन अब ये बढ़ के लगभग 2025 में 63,100 करोड़ 12.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। और इसने बहुत से जो स्टार्टअप हैं उसको भी सपोर्ट किया, जिसमें अमेजन, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, उबर जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं इसकी। और 2025 में लगभग जो संख्या थी 4.7 से वो 9.5 तक होने की संभावना है। कारगिल के बाद हमें ये पता चला कि हमारी खुद की इंडिजिनियस जियोस्पेटियल कैपेबिलिटी है, उसका हमें काम करने का मौका मिला, हमें रिकॉग्नाइज किया कि हमारी ताकत कैसी है। इसलिए हम क्रिटिकल बॉर्डर सर्विलेंस, ट्रूप मूवमेंट, इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी को अपने नेशनल लेवल पे देख सकते हैं। पीएम गति शक्ति से हम लैंड का रिकॉर्ड मॉनिटराइज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत में इंडिजिनस प्लेटफॉर्म देता है हमारे जो जैसे कि गूगल मैप्स हैं इनकी तरह, ताकि वो हम अपने ही ऐप्स को यूज़ करें। लैंड गवर्नेंस कर सकती है, तो जो लैंड ओनरशिप है उसको डिजिटलाइज किया जा सकता है, जिसके कारण कि जो डिस्प्यूट है वो कम होंगे, इम्प्रूव टैक्सेशन और प्लानिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्ड होगी। जैसे एग्जांपल कोविड-19 का वैक्सीन जो लॉजिस्टिक है और स्पॉट एनालिसिस और कॉन्टिन्यूएट प्लानिंग है उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेशनल जियोस्पेटियल पॉलिसी 2022 की इसका काम था कि यूनिफाइड नेशनल जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म बनाना, ऐसे इसको पब्लिकली फंडेड करना तो ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए बिजनेसमैन को भी और सिटीजन को। इससे हमारे स्ट्रेंथ भी, स्टैंडर्ड भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इनोवेशन भी स्ट्रेंथन होगी और डिजिटल जो इकोनॉमी है उसको पावर मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है, जियोस्पेटियल डाटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी एपेक्स बॉडी है, जियोस्पेटियल स्ट्रेटजी बनाती है और उसको देखती है। इसको रिप्लेस किया था 2006 में जो NSDC, उसको अर्लियर ये क्या थी, जियोस्पेटियल डाटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी 2021 में। और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस यानी DST जिसको बोलते हैं वो इसकी नोडल एजेंसी है। की माइलस्टोन इंडिया की बात करें तो 2025 में इसको लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क जो था इंक्रीज डाटा एक्सेस के लिए हुआ। हाई रिजोल्यूशन टोपोग्राफिकल मैपिंग हर एरिया में 2030 तक स्टार्ट करने की संभावना है। डिजिटल एलिवेशन डैम
नेशनल की हाई प्रिसीजन हमें पता चले कि कहाँ क्या हो रहा है, और 2035 तक हमारी बैथीमेट्रिक मैपिंग जो इनलैंड वाटर और सी है उसके लिए भी उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, और डेवलप्ड नेशनल डिजिटल ट्विन ऑफ मेजर सिटीज़ फॉर डायनेमिक प्लानिंग, ताकि जो स्वच्छ देश है उसको कैसे कैसे लागू, स्वच्छता के नियमों को एग्जाम्पल है इसका कि कैसे लागू किया जा सकता है, और उन मेजर सिटीज़ में क्या क्या डायनेमिक काम हुए हैं ताकि दूसरे क्षेत्रों में भी डायनेमिक प्लानिंग की जा सके। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जियोस्पेटिकल गाइडलाइंस, नेविक इंडिजिनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जो 7 सैटेलाइट्स का ग्रुप का है, जो नेविगेशन, ट्रैकिंग, डिजास्टर रिलीफ, टाइमिंग सर्विसेज, एटीएम, पावर ग्रिड और मैपिंग में यूज होता है। भुवन इसरो का है। इंडियो जियो पोर्टल फॉर मैप्स, इमेजनरी एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, ये इंश्योर करता है, जो हमें बताता है कि एक्यूरेट इंडिया की बाउंड्रीज कहाँ है और डाटा सिक्योरिटी के बारे में, और ये आत्मनिर्भर भारत का जो अपना सपना है उसको सपोर्ट करता है। जियोस्पेटियल एनर्जी मैप फॉर इंडिया, ये नीति आयोग और इसरो का कोलैबोरेशन है। किसान ड्रोन है, जिसके लैंड की जो मैपिंग है, क्रॉप मॉनिटरिंग है, पेस्टिसाइड नोटेड एप्लीकेशन है, ताकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके और वेस्टेज को रोका जा सके। युग धारा पोर्टल, जियो मनरेगा का जो प्लेटफॉर्म है वो रूरल डेवलपमेंट का है, उसकी प्लानिंग, उसकी थीम, उसकी एग्जीक्यूशन और उसके रिजल्ट्स को इसमें अपलोड किया जाता है, ताकि हमें ये पता चले कि कितना काम कैसे किस तरह हो रहा है। सारथी पोर्टल है, वेब जीएसआई है, ग्राम मानचित्र है, जियोस्पेटिकल एनर्जी फॉर नीति आएंगे, जरूर जी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। ये गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव है जिसमें कि जियोस्पेटियल जो एप्लीकेशंस हैं उसका यूज़ हुआ। चैलेंजेस इंडिया में क्या है, अंडर डेवलप्ड मार्केट है, कि एक तो लो अवेयरनेस है गवर्नमेंट में भी, डिपार्टमेंट्स में और प्राइवेट फर्म में भी। फ्रेगमेंटेड हमारे डिमांड है, क्योंकि लैंड होल्डिंग छोटी है तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल हैं, तो फ्रेगमेंटेशन है हर क्षेत्र में, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। स्लो अडोप्शन है, शॉर्टेज ऑफ स्किल मैन पावर, क्योंकि हमारे पास अंडर ग्रेजुएट है ना, उनके जो स्पेटियल प्लेटफॉर्म को प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं उनकी संख्या अभी कम है। लिमिटेड एक्सपर्टीज़ है टू एंड जियो स्पेटियल वर्कफ्लो के लिए। डाटा एसेसिबिलिटी का इश्यू है, क्योंकि इसमें बहुत सी इफ एंड प्रोज एंड कॉन्स हैं कि डाटा को कितना, कहाँ, कब, किसको एसेस होना चाहिए ताकि उसका मिसयूज ना हो। तो ऐसी जो एजेंसीज है उनके ज़रूरत है जो इसके ऊपर चेक लगा सके और हमें ये पता चल सके कि इस डाटा को कितना एसेस किया, इसका कहाँ मिसयूज हो रहा है या इसका यूज़ कहाँ करना है। लैक ऑफ इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज, मोस्टली जो टूल्स हैं वो डेवलप्ड कंट्री ने डिज़ाइन किए हैं, जो इंडियन टेरिन है, लैंग्वेज सिस्टम है, उसमें सूट नहीं करते अभी। तो हमें अपना इंडिजीनियस या आत्मनिर्भर भारत के प्रावधानों को ध्यान में रखे हुए हमें इसमें अपने इंस्ट्रूमेंट को ईजाद करना होगा। इंस्टीट्यूशनल ओवरलैपिंग है, मल्टीपल एजेंसीज है, पैरेलल डाटा सेट होते हैं जिसमें स्टैंडर्डाइज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत सारे स्किल, बहुत सारी लेबर और बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। तो इसके कारण भी एक बड़ा चैलेंज है कि इंडिया में जियोस्पेटियल मार्केट बहुत धीरे धीरे से